लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। बस ये लगभग फाइनली है कि हम लोकसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। अभी कल की खबर है, शोभा सक्करवार जी ने अपना खुद का वाहन सौंप दिया है, चाबी दे दी है, घाटे में चल रही है इस समय आपकी नगर निगम। देखिए, चलो प्रयास है उनका, मैं तो उन्हें बधाई दूंगा, पर ये एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास से मुझे नहीं लगता कि नगर निगम फायदे में आ जाए, पर छोटा सा प्रयास है। उनको देख के और लोगों को भी अपनी जो तनख्वाह मिल रही है, ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहिए। जो जनता के हितैषी जो कार्य हैं उन योजनाओं में लगाए जाएँ। नहीं तो 27% आरक्षण कम मिलेगा। आज ओबीसी में देखा जाए, मुख्य रूप से आप यादव समाज के संगठन के भी अध्यक्ष हैं, तो सारे युवा यादवों का भी ये सवाल है कि कब आप संघर्ष करेंगे 27% आरक्षण के लिए। देखिए, हमारा संघर्ष निरंतर जारी है और अभी जो नए सीएम हुए हैं उन्हें 10 से 15-20 दिन बने हुए हैं। यही मांग हमारी उनसे भी रहेगी और केंद्रीय नेतृत्व से भी, हमारी जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उनसे भी यही मांग रहेगी कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जल्द लागू करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जो ओबीसी के मुद्दे हैं, अगर ओबीसी के मुद्दे जो सुलझा देंगे तो आने वाली लोकसभा में भी हम समर्थन इनका करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। आज गाय मारी फिर रही है, आए दिन उनके साथ दर्दनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं यादव समाज, और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं तो गायों के लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पार्टियां हैं सारी पार्टियां गायों की बातें करती हैं। हाँ। सारी पार्टियां गायों की बातें करती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सच में अगर गाय को माता मानते हैं इस देश में, और लोग ही मानते हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जिससे गायों की जो दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा नहीं होगी। इस समय हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में हूँ, और इस समय ग्वालियर से हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यादव संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, खबर तो आपके थ्रू भी मुझे मिली है और लोग भी कह रहे हैं कि ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव इस बार आप लड़ो। तो सभी, जब हमारे लोगों की इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो ठीक है, हम सोच विचार करके वैसे लगभग फाइनली है कि हम लोकसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। अभी गुर्जर महाआंदोलन हुआ, तो उसमें भी आपने गुर्जरों के लिए काफ़ी कुछ संगठन काम किया, आंदोलन किए हैं, आपका और केस दर्ज भी आप पे हुआ था। क्या था पूरा मामला? देखिए, गुर्जर समाज निरंतर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता रहता है, और गुर्जर समाज, यादव समाज और ओबीसी समाज अलग नहीं है। तो गुर्जर समाज के साथ सदैव हम रहे हैं, हमेशा गुर्जर समाज के साथ रहे। तो इस आंदोलन में भी हम उनके साथ थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। अपने हक और अधिकारों की मांग, जहाँ चाहे वो गुर्जर समाज हो, पाल समाज हो, कुशवाहा समाज हो, बघेल समाज, जो भी समाज अपनी मांग और हक अधिकार उठाएगा उसमें मैं हमेशा साथ रहूँगा और मुझे हमेशा साथ पाओगे। रूपेश यादव जी, यदि लोकसभा से आप दावेदारी करती है तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी वोट बैंक आपके साथ रहेगा? देखिए, ये तो आपको ही पता है कि ओबीसी तो सदैव हमारे साथ है और था और रहेगा। ओबीसी ही नहीं, पूरा SC ST वर्ग और पूरी माइनॉरिटी वर्ग हमारे साथ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि SC ST को हम अलग नहीं मानते और साथ में मिलकर हमारे निरंतर आंदोलन जारी रहते हैं। तो पूरा ओबीसी SC ST वर्ग एकजुट है और लोकसभा में एकमुश्त होकर हमें वोट करेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपका लोकसभा में? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। ग्वालियर के विकास के मुद्दे हैं और ओबीसी SC ST के हक और अधिकार के भी मुद्दे हैं। जो आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में नहीं मिला गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो जातिगत जनगणना नहीं हुई है, उस पर भी निरंतर हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर हम संसद भवन पहुँचते हैं तो वहाँ से ग्वालियर की आवाज़ हम दिल्ली से उठा सकें और यहाँ के लोगों को न्याय और जो उनका हक अधिकार है वो दिला सकें। विकास को लेकर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ग्वालियर में आपने देखा है कि विकास के नाम पे केवल विकास के इनके कागज़ों में होता है। आज आप देख लीजिए, ग्वालियर में एक तिगरा डैम था, इससे जो सिंधिया रियासत काल से था। आज पानी की व्यवस्था उसी के ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं। तो जो पानी के नए स्रोत हैं वो बनवाएंगे, काफ़ी सारी रोडें हैं वो सही करवाएं। शिक्षा के मामले में जो पहले हब हुआ करता था ग्वालियर, अब नहीं है। यहाँ के लोगों को बाहर कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल हैं काफ़ी सारे, जो आप JH में देख के आइए, गरीब लोगों को परेशान होना पड़ता है। अभी नया हॉस्पिटल बन गया है, उसके नाम की भी हमने मांग की थी कि बाबा साहब के नाम से रखा जाए। और जो भी आमजन के मुद्दे हैं, सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि वो सारे हल हों और जो गरीब शोषित और निचला तबका है उसको
हमेशा जो लाभकारी योजना है उनका लाभ उन्हें मिलता रहे। अभी हाल ही में कल की खबर है, शोभा सक्करवार जी ने खुद का वाहन सौंप दिया है, चाबी दे दी है, घाटे में चल रही है इस समय आपकी नगर निगम। देखिए चलो प्रयास है उनका, मैं तो उन्हें बधाई दूंगा, पर ये एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास से मुझे नहीं लगता कि नगर निगम फायदे में आ जाएगी। ये एक छोटा सा प्रयास है और अगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोड़ने को, चलो मैं उन्हें फिर भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जो प्रयास किया, कम से कम उन्होंने छोटा सा सही पर प्रयास तो शुरू किया। आगे और भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि सक्षम है वो स्वेच्छा से अपनी पेंशनें छोड़ सकते हैं, अपनी तनख्वाह छोड़ सकते हैं, तो और उन्हें जो भत्ते मिल रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। तो उन पर कटौती करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं सही दिशा में जो लोग जा रहे हैं, पर छोटा सा प्रयास है, उनको देख के और लोगों को भी अपनी जो तनख्वाह मिल रही है, ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहिए। जो जनता के हितैषी जो कार्य हैं उन योजनाओं में लगाए जाएं। रुपेश यादव जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब ओबीसी के सीएम भी बन चुके हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी। तो अब किस तरीके से अब यादव लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, आपका क्या क्या आपकी डिमांड चल रही है इस समय? देखिए ओबीसी के सीएम पहले भी थे, हाँ, और ओबीसी के सीएम अब भी हैं, पर बदलाव ये आया है कि जिस प्रकार भाजपा ने इस बार, आप मंत्रिमंडल में उठा के देख लीजिए, और हर तीसरा व्यक्ति ओबीसी से बना है। और जब टिकट देने की बात आई थी तो कांग्रेस से ज़्यादा टिकट भाजपा ने दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी महासभा द्वारा, हमारे द्वारा जो ओबीसी के हक अधिकार के लिए, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए जो निरंतर लड़ाई हम पूरे देश में जो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सरकारों के कानों तक वो बातें पहुंच गई हैं। तो अब सारी पार्टियां ओबीसी की बातें करने लगी हैं। तो इस बार बनाया है उन्होंने सीएम, तो हम अपेक्षा भी यही करेंगे कि वो अब ओबीसी की बातें, अब वो ओबीसी के हक और अधिकार की बातें अब वो करेंगे, और ओबीसी और हक और ओबीसी के हक और अधिकार वो दिलाएंगे। रुपेश यादव जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार चाहे शिवराज सिंह की बात करें, चाहे उमा भारती की बात करें, बाबूलाल गौर जी की बात करें, डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी भी आ चुके हैं। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बनाती है, लेकिन 4-4 मुख्यमंत्री जी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिला पाते हैं। आज 27% के आरक्षण की बात कई सालों से चली आ रही है। देखिए पहले ओबीसी समाज जागरूक नहीं था, हाँ, और ओबीसी समाज के एक सीएम बना के ये अपनी पीठ थपथपा देते पार्टी वाले कि हमने ओबीसी का सीएम दे दिया है। तो हमारे ओबीसी वाले उसमें ही खुश थे कि एक सीएम मिल गया, पर वास्तविकता जो अधिकार ओबीसी को मिलना चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिले। तो जो आज भी है 27% आरक्षण है, जातिगत जनगणना है, और अब बदलाव है। आप मंत्रिमंडल में उठा के देख लीजिए, हर तीसरा व्यक्ति ओबीसी का है। और इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा ने ओबीसी को, कांग्रेस की अपेक्षा ओबीसी को ज़्यादा टिकट दिए थे। तो अब बदलाव है और लड़ाई हमारी निरंतर जारी है। हक और अधिकार की जो हमारी लड़ाई है वो निरंतर हमारी जारी रहेगी। अगर जो पार्टी हमें हक अधिकार देगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, और हमेशा उसके साथ रहेंगे, और वोट भी ओबीसी वहीं करेगा जो ओबीसी के हक और अधिकार की बातें करेगा। नहीं तो 27% आरक्षण कम मिलेगा। आज ओबीसी में देखा जाए, मुख्य रूप से आप यादव समाज के संगठन के भी अध्यक्ष हैं, तो सारे युवा यादवों का भी ये सवाल है कि कब आप संघर्ष करेंगे 27% आरक्षण के लिए? देखिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है, और अभी जो नए सीएम हुए हैं उन्हें 10 से 15-20 दिन बने हुए हैं। यही मांग हमारी उनसे भी रहेगी, और केंद्रीय नेतृत्व से भी, हमारी जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उनसे भी यही मांग रहेगी कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जल्द लागू करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जो ओबीसी के मुद्दे हैं, अगर ओबीसी के मुद्दे जो सुलझा देंगे तो आने वाली लोकसभा में भी हम समर्थन इनका करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जब तक हम ओबीसी के हमारे भाइयों को हक अधिकार नहीं दिला देते, तब तक हमारी मांगें और जो संघर्ष है वो रोड तक हमेशा जारी रहेगा। आपने जाति जनगणना की भी बात की है। हिंदुस्तान में यदि भारत में जाति जनगणना हो जाती है तो किस तरीके से लाभ होने वाला है? देखिए लाभ हानि एक अलग विषय है। आज मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर आपको भालुओं की जनसंख्या, हिरणों की जनसंख्या, गायों की जनसंख्या, शेरों की जनसंख्या, किन्नरों की जनसंख्या, हर अपनी जनसंख्या मालूम है। तो जब हमारी जनसंख्या हमें मालूम पड़ जाएगी, हम किस अनुपात में ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग और सामान्य वर्ग किस अनुपात में इस देश में हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा जब मांगा गया कि कौन कितने प्रतिशत हैं, तो सरकारें जो पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही थी तो वो देने में असफल रही।
जिस कारण कहीं ना कहीं आरक्षण हमारा कोर्ट में लटक गया। तो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने परसेंट इस देश में तादाद में हैं और हमारी कितनी परसेंट की हमारी हिस्सेदारी है। हमें किसी का हक अधिकार नहीं चाहिए। 10% EWS दे दिया गया, हमने किसी ने OBC और SC ST माइनॉरिटी ने विरोध नहीं किया, पर OBC का आरक्षण ये कब लागू करेंगे? और हमारे आरक्षण पर जो लोग विरोध करते हैं, जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सारे लोगों को पता पड़ जाएगा कि इस देश में OBC की जनसंख्या कितनी तादाद में है। जी, मिशन 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। चुनाव को लेकर आप एक OBC महासभा के अध्यक्ष होने के नाते क्या मांग करते हैं और किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? देखिए, मैं OBC महासभा के अध्यक्ष के तौर पे मैं मांग करता हूँ कि OBC समाज की जितनी जनसंख्या है देश के अंदर 52-54% के अंदर जनसंख्या है, तो जो भी पार्टी हमें नेतृत्व देगी मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, जो भी पार्टी OBC को सम्मान देगी, OBC समाज के लोगों को जिससे ज़्यादा टिकट देगी, उस पार्टी के साथ हम खड़े होंगे। क्योंकि अगर OBC समाज को दरनिकार अगर ये लोग करते हैं तो उस पार्टी को हम दरनिकार कर देंगे। बिल्कुल। रूपेश यादव जी, एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, आज पूरे भारत की निगाह और किसानों की निगाह गायों पर भी टिकी हुई है। आज गायों ने, देखा जाए तो आवारा गायों ने किसानों के खेतों को बर्बाद कर दिया। आज गाय मारी मारी फिर रही है, आए दिन उनके साथ दर्दनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं यादव समाज, और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं तो गायों के लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पार्टियां हैं सारी पार्टियां गायों की बातें करती हैं। हाँ। सारी पार्टियां गायों की बातें करती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सच में अगर गाय को माता मानते हैं इस देश में और लोग ही मानते हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जिससे गायों की जो दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा नहीं होगी। और सरकार, भाजपा सरकार की मैं बात करूंगा तो वो हमेशा धार्मिक मुद्दों पर और धार्मिक भावनाओं पर सरकार में आए हैं, गवर्नमेंट में आए, तो जिस गाय माता को लेकर वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तो उन्हें गाय का ख्याल रखना चाहिए। उसे राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर दें तो मुझे नहीं लगता कि गायों की दुर्दशा फिर होगी। जी, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर दाग दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ रूपेश सिंह यादव जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से गाय यदि राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती है तो निश्चित तौर से गायों की सुरक्षा और गायों का मान सम्मान फिर से भारत में लौट आएगा। यहाँ की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, मैं OBC महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और यादव समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यही संदेश दूंगा कि सारे हमारे भाई OBC वर्ग के खासकर एकजुट रहें, अपने मत का प्रयोग एकजुट होकर करें और अपनी ताकत को पहचानें। दूसरी, हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं, पर अपने हक और अधिकार अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम निरंतर विरोध भी करेंगे, निरंतर प्रदर्शन भी करेंगे, जब तक हम अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना आरक्षण और अपने हक अधिकार नहीं पा लेते, जब तक हमारी लड़ाइयाँ हमेशा जारी रहेंगी। हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। OBC महासभा के और यादव संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर उनके साथ चर्चा की है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा भैया जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपके चैनल का दूंगा कि OBC समाज की आवाज़ आप निरंतर उठाते रहते हैं और हमेशा गरीब तबके की आवाज़ भी आप उठाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन